भाइयों, बहनों व प्यारे बच्चों, जिस लड़ाई के लिए बाबा साहब ने आपको तैयार किया और जो अधिकार आपको दिए और उन अधिकारों की बदौलत हम लोगों की सत्ता और शासन में भागीदारी हुई और उस सामाजिक जिम्मेदारी को हम लोग निर्वाह करने का काम कर रहे कि हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत अपना हिस्सा इस देश में उसी तरह से प्राप्त करें जिस तरह से हम इस देश का पेट भरने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में कमाने वाले 85%, 15% षड्यंत्रकारियों के कारण उनका कमाने में तो हिस्सा 100% है, लेकिन खाने में हिस्सा उनका 20% है। कहानी उल्टी है और यही एक साजिश है। और ये साजिश कोई नई साजिश नहीं है। संविधान में अधिकार होते हुए भी ये साजिश 1950 के बाद उन्होंने केवल तरीका बदल दिया है। उससे पहले राजशाही में ये तरीका तलवार के दम पे था, आज ये तरीका कलम के दम पे कर दिया है। और इसीलिए वो नहीं चाहते कि देश की कोई भी चीज, देश की कोई भी समस्या और देश में हिस्सेदारी की मांग आगे बढ़े। संविधान में स्पष्ट रूप से पिछड़ों का मतलब है SC, ST और OBC, और अगड़ों का मतलब है मात्र 4 या 5 जातियां। कुछ लोग तो उनको 15% कहते हैं, लेकिन जिस दिन सामने खेल आएगा तो वो हो सकता है लेस देन 10% में भी आ जाए। और एक बहुत बड़ी साजिश जातीय जनगणना की के साथ साथ बाबा साहब अकेले होते हुए, चौधरी छोटूराम जी, ये सब लोग अकेले होते हुए कैसे इन लोगों के साथ लड़ रहे थे, कैसे अधिकारों की बात कर रहे थे। आज हम में करोड़ों लोग, जो इस देश की 130 करोड़ जनसंख्या जिसकी 90% हमारी हिस्सेदारी, आज हम करोड़ों लोग होते हुए भी छिन्न भिन्न क्यों है, इसके साथ हमें यह भी सोचना पड़ेगा। बामसेक पे एक ऐसा मंच है जिसने माइनॉरिटीज को और पिछड़ों को एक साथ लाने का काम किया। जो हजारों साल से साजिश चल रही थी धर्म के नाम पे मुसलमान के खिलाफ साजिश करने की, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी साजिश थी। उसके पीछे साजिश थी कि बुद्धिस्ट फिर कहीं दोबारा से हिंदुस्तान में जिंदा ना हो जाए। और उन वो साजिश के दम पे अपने घर काम करते हैं, साजिश के दम पे हमें लड़ाते हैं। पहले ये साजिश धार्मिक होती है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस साजिश को जाति में कन्वर्ट कर देते हैं। वो एक साजिश ये रचते हैं कि आप ही के वर्ग की जाति, SC वर्ग की जो सबसे बड़ी जाति होगी, SC वर्ग की दूसरी जातियों को उसके खिलाफ खड़ा कर देंगे कि आपका हिस्सा ये खा गए, जिससे उनका ध्यान इधर ना जाए कि 50% तुम 10% खा रहे हो, हमें जो 15-18% मिला है, अगर इसमें एक भाई ने अपना हिस्सा ले लिया तो उसको आपका दुश्मन बढ़ा के आप ही के भाई को खड़ा आपके सामने कर देते हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। और इस साजिश का पर्दाफाश करने वाले आप जैसे लोग, जो आज हजारों की संख्या में पढ़े लिखे लोग, संगठन को समर्पित लोग, गांव गांव में जाके बताने वाले लोग, क्योंकि आपके सामने जब आंकड़े आ जाएंगे तो इनका बोलना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए ये उन आंकड़ों को पिछले 1931 के बाद दूसरा विश्व युद्ध आ गया, दूसरे विश्व युद्ध में आंकड़े नहीं आए, और दूसरे विश्व युद्ध में आंकड़े नहीं है, उसके बाद सत्ता पे जो कहते हैं, देश में एक कहावत है कि गोरे अंग्रेज गए थे, काले अंग्रेज, यानी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी उसने रूप बदल के अपना उसने अलग तरह का रूप धारण किया। और इसे डेमोक्रेसी के नाम पे, अगर यही प्रजातंत्र है तो इस प्रजातंत्र में आज हर आवाज को दबाने का हथियार उनके पास मौजूद है। इसलिए वो नहीं चाहते कि दोबारा से वर्ग बने। देश की आजादी के बाद जिस तरह से SC वर्ग के लोग रिजर्वेशन के माध्यम से संसद में पहुंचे, OBC के लोग एक किसानों का वर्ग बना के और देश में बड़े नेता पैदा हुए, चाहे वो महाराष्ट्र में मराठे हुए, उत्तर प्रदेश में कुर्मी, यादव और जाट हुए, चाहे राजस्थान में जाट हुए,
चाहे गुजरात में पटेल हुए, ये तमाम एक चक्र चला। 1950 के बाद जब संवैधानिक अधिकार मिला, डेमोक्रेसी आई, 90 आते आते उन्होंने जो किसान एक वर्ग बना था, मजदूर का एक वर्ग बना था, उसको तहस नहस करा के और जातियों में सम्मान पैदा कर दिया, और उसी वर्ग की एक जाति दूसरी जाति को खत्म करने की दौड़ में पैदा कर दी। ये कितनी बड़ी साजिश! ये जातीय जनगणना आने से पहले ही आज वो एक ऐसी साजिश कर चुके जो एक ही धर्म में, अलग अलग धर्म में सगे भाई की तरह, अगर जाट मुसलमान है तो जाट हिंदू भी है, जाट सिख भी है, जाट बिश्नोई भी है, जाट बौद्ध भी है। अगर कोई चुल्हाया हिंदू है तो वो मुसलमान भी है। धर्म अपनी पूजा पत्ती का काम है, उसको कोई भी किसी तरह अपना सकता है। एक नाई हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। लेकिन आज आप पूरे देश में देखें, अभी 2021 के चुनाव आएंगे, पिछला चुनाव गया, हर चुनाव में मुख्य मुद्दों से हटा के जाति और धर्म के मुद्दे परोसे जा रहे, और हम लोगों के अंदर जिस तरह का जाति और धर्म का सम्मान पैदा किया जा रहा, और इसमें किसी ब्राह्मणवादी ताकती का दंगे में नाम नहीं आता। नाम किसका आता है? भड़काने वालों में भी नाम नहीं आता। तलवार हमारे हाथ में होती है। जिस तरह से कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेटा होता है, उसी तरह से उनके धर्म के हथियार हम बनते हैं, उसी तरह से उनकी जातियों के हथियार, एक जाति से दूसरी जाति बदला लेने के हथियार हम बनते हैं। आज हमें जाति जनगणना के साथ साथ वर्ग संघर्ष का, जो बाबा साहब और दीन बंधु छोटूराम मिलकर काम करना चाहते थे, उस वर्ग संघर्ष को फिर हमें जिंदा करना होगा। हमने जातियों से बाहर निकल के बहुजन पे काम करना होगा। आप लोगों ने बहुजन पे काम किया, लेकिन जैसे जैसे सन 65 और 70 के बाद आते गए, जिस किसान को खाने को रोटी नहीं थी, जैसे जैसे हाइब्रिड सीड आए, जैसे जैसे बदलाव आया, जैसे जैसे खेती में 2 पैसा आया, वो स्वर्णों का हथियार बन गया। वो अपने गांव में रहने वाले भाइयों को छोटी जाति बताने लगा। उसका ध्यान वहां से हटाने के लिए उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। तमाम हमारे किसान नेता अपने आप को ऊंची जाति के नेता मानने लगे। बहुत गंभीर समस्या है। जनगणना चुनाव का मुद्दा बनाए कौन? हम और आप लोग। 2021 में नहीं होगी तो आप लोगों को 2024 की तैयारी करनी पड़ेगी कि अगला चुनाव 2024 का इसी पे होगा, क्योंकि ये 3 महीने पहले तैयारी नहीं हो सकती। 3 साल पहले आपको लोग तैयार करने पड़ेंगे कि हम लड़ाई संविधान के तहत हिस्सेदारी की लड़ाई है, आरक्षण प्रतिनिधित्व की लड़ाई है, और जब तक जनगणना नहीं होगी ना हमें हिस्सेदारी मिलेगी ना प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो ये सारी चीजों को लेके बहुत गंभीर, जो हमारे समकक्ष हमारे भाई इस्लाम में है, बौद्ध धर्म में है, बिश्नोई में है, हम उन्हीं के खिलाफ तलवार उठा रहे। अरे उस हिंदू धर्म के कहने पर तलवार उठा रहे जिसने हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया, जिसने हमें अपनी चौखट पर बैठने नहीं दिया, उसके कहने पर हम अपने भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है जाति जनगणना, और जाति जनगणना से वर्ग की फॉर्मेशन होनी है। जो वर्ग की फॉर्मेशन किसान और मजदूर की हुई थी, जिससे देश में नेतृत्व पैदा हुए थे, उसको इन्होंने 90 आते आते खत्म कर दिया। अब राहुल गांधी सर्टिफिकेट दे रहा कि मैं हिंदू हूं, मोदी सर्टिफिकेट दे रहा मैं हिंदू हूं, यानी उन्हें हमारी आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम वोट लिए उनके चरणों में खड़े हुए कि हमारी वोट ले लीजिए आप। ये सब चीजें हम लोगों को मिल बैठ के सुलझानी पड़ेगी। 2 अप्रैल को मुझे भाई सुरेश द्रविड़ जी का फोन आया। बड़ी हम लोगों को हथियार बना के, हरियाणा में जाटों को हथियार बना के एससी समाज के साथ बड़ी हिंसा कराने की साजिश थी।
हम लोगों ने मिल बैठ के कहा हम इसका हिस्सा नहीं है, हम साथ हैं एससी समाज के साथ। हरियाणा में एक घटना नहीं घटी। हमें जिम्मेदार लोगों को, अभी बुलंदशहर में मेरे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आए हुए, वहां इल्तिजामा का कार्यक्रम था, उसी दिन वहां गोगत सिंह की घटना दिखा के बड़ा दंगा कराने की साजिश थी। और उस बड़ा दंगा कराने की साजिश में हमारे लोग हथियार थे। कोई राजनीतिक लालच में, कोई हिंदू संगठन के पद के लालच में। हमने साथ साथ ये मुद्दे भी लेने पड़ेंगे कि राजनीतिक परिभाषा में जातियों को लड़ाया जा रहा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। सशक्त भारत का निर्माण कोई चाहता है? पिछले 5 साल नहीं, 50 साल में किसी भी प्रधानमंत्री ने सशक्त भारत के निर्माण की सोची हो, मुझे बता दीजिए। जिस तेजी के साथ हमारी जनसंख्या बढ़ रही और जो दुनिया में जनसंख्या वाले देश हैं, क्या हमने उनकी तरह काम किया? किसी का उद्देश्य नहीं है। इस देश का पहला उद्देश्य है जितना किसान और मजदूर जातियां, जिनको हम ओबीसी कहते हैं, जिनको हम एससी कहते हैं, जिनको हम माइनॉरिटीज कहते हैं, जितना इनको कमजोर करोगे इतना ब्राह्मणवाद की पुष्टि होगी और इतना वे लोग धर्म कर्म के चक्कर में इनके चरणों में आ जाएंगे कि देखो मेरी मेहनत से तो भला हुआ नहीं, अब हो सके भगवान की मेहनत से भला हो जाए, हो सके पंडित जी के आशीर्वाद से भला हो जाए, हो सके सेठ जी मेरे ऊपर कुछ कृपा कर दे। पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हमें जातीय जनगणना की आवश्यकता के साथ हमें बैकवर्ड और माइनॉरिटीज का भी गठबंधन करना होगा। आज हम इतना बड़ा कार्यक्रम दयाराम जी कर रहे हैं। आज यहां हजारों की संख्या में माइनॉरिटीज के लोग होने चाहिए थे, लेकिन सैकड़ों भी नहीं है। क्यों? उनको लगता है ये संगठन एससी का है, ये संगठन एसटी का है। 5-7 साल पहले तक मैं भी यही मानता था, लेकिन जब मैं आप लोगों के संपर्क में आया और जिन ज्वलंत मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं, जिस तरह देश को आप जोड़ना चाहते हैं और जो उद्देश्य आपको बाबा साहब के निर्देशों के अनुसार काशीराम जी दे के गए हैं, लेकिन आप ये तो देखिए कि हमारे और आपके भाइयों में से ही कितने लोग राजनीति का शिकार हो गए। हमारी गर्दन कोई और थोड़ा काट रहा है। हमारी गर्दन काटने के लिए तो हमारे ही भाई को हमारे सामने खड़ा किया जाता है। तो मेरा यह कहना है कि हम लोग जातीय जनगणना को आने वाले 2-2.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। हम लोग भी जहां मीटिंग करते हैं इस बात की चर्चा करते हैं कि भाई जातीय जनगणना होनी चाहिए। आप लोग भी जिन जिन क्षेत्रों में आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें, आप उस मुद्दे को जन मुद्दा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि जनसंख्या को जब ये जातीय जनगणना कराएंगे तो उसको ये किस तरह तोड़े मरोड़ेंगे, क्या उसका आधार होगा, ये भी दयाराम जी हमें सोचना चाहिए और एक प्रपत्र जारी करना चाहिए कि आधार क्या हो। जो अभी जेटली जी कह रहे हैं कि उसमें खामियां बहुत है, खामियां छुटवाई किसने? जानबूझ के। जैसे मैं उदाहरण दूं, हमारी जाति में 5000 गोत्र हैं। हमारी जनगणना मेजर गोत्रों के आधार पर कर देंगे। निर्देशन देने वाला कौन है? इस तरह से हमें यह भी सावधान रहना होगा कि जब जातीय जनगणना के आदेश हो तो उसमें स्पष्ट निर्देश भी हो, उसमें हिस्सेदारी की बात भी हो और उसमें यह भी हो कि उसके कितने लोग किस व्यवसाय को कर रहे हैं। जब तक उसकी पूरी गाइडलाइंस देश के सामने नहीं आएगी और उसके बाद भी हमें 10 साल लग जाएं, 20 साल लग जाएं। मैं तो अपने समाज को उदाहरण देता हूं आप लोगों का, बहुत सी बातें बताता हूं कि जो जागृति आपने बाबा साहब के अनुयायियों ने, ज्योतिबा फुले के अनुयायियों ने इस देश में पैदा की, वो वास्तव में एक मिसाल है।
और जो हम नहीं पहुंचा पाए वो दयाराम जी ने, चौधरी छोटूराम जी का और बाबा साहब का कॉम्बिनेशन बना के हमारे समाज में पहुंचाने का काम किया विक्रम परमार जी ने। इस देश में मैं पूरे देश में तो नहीं घूमा, लेकिन उत्तर भारत के करीब करीब ज्यादातर राज्यों में मुझे अपनी जाति के पास जाने का मौका मिला और देश का आकलन करने का भी मौका मिला। मैं पहले एयरफोर्स में था, वहां मुझे और ज्यादा राज्यों में जाने का मौका मिला। और जब मैं अब आकलन करता हूं तो मैं ये पाता हूं कि एससी समाज की 10, 15, 20 बड़ी जातियां हैं। रिजर्वेशन में तो 1200 है, लेकिन जो टोटल जनसंख्या का 20% जनसंख्या का 15-20 जातियां ऐसी होंगी जिनकी आधे से अधिक आबादी होगी। ऐसे ही ओबीसी में 40 जातियां ऐसी है जिनकी ओबीसी की 70% जनसंख्या है। जातियां 40 हैं, लेकिन उनके अंदर राजनीतिक उनके नेताओं ने को सन 90 से पहले वे सब नेता एक थे किसान के मुद्दे पे। सन 90 के बाद उनके अंदर जातीय स्वाभिमान पैदा करके जो किसान नेता था उसके बेटे को जातीय नेता बनाने का काम किया। यह कांग्रेस की भी साजिश थी, बीजेपी की भी साजिश थी। अभी उत्तर प्रदेश में और देश में, क्योंकि एससी समाज संगठित हो गया और उसने आवाज उठानी शुरू कर दी, तो इन्होंने सोचा कि 10 साल बाद, 15 साल बाद, अभी तो ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला, कोटा 10% भी नहीं भरा गया, लेकिन अगर ये 27% कोटे में आ गए और इन्होंने भाई भाई की तरह बैठ के और बाम सेफ जैसे संगठन के साथ जुड़ के इन्होंने भी उनकी आवाज में आवाज मिलानी शुरू कर दी, तो तुम्हें तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक नई साजिश का पटापे किया कि पिछड़ों को बांटो। क्या नई साजिश रची कि पिछड़े के रिजर्वेशन को 3 हिस्से में बांटो, जिसको रोहनी आयोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में उस लड़ाई को लड़ने वाले एक मंत्री बीजेपी की सरकार में अपने राजभर भाई, वे ये तो आवाज नहीं उठा रहे कि रिजर्वेशन को 27 का 65 कर दो, ये आवाज उठा रहे 27 को बांट दो, क्योंकि वह मोहरा है, वो कुल्हाड़ी के हत्थे की तरह आरएसएस का मोहरा है, उसकी रोजी रोटी, उसके बच्चों का कैरियर उसमें है। ऐसे ही राजकुमार सैनी कि जाट को आरक्षण न दो। अरे भाई, जब आरक्षण मिलेगा एक लाठी वाला भाई भी तो चाहिए, लाठी हम ले लेंगे, विचार आप दे दियो। इस देश में ऐसी जातियां भी चाहिए। जब क्रांति लाओगे तो ये लाठी वाले भाई हम जैसे आपके विचारों के डंडा लेके हाँकने वाले मिल जाएंगे, इनको हम ही भगाने का काम करेंगे। लेकिन ये जातीय स्वाभिमान और जातीय विरोध पैदा किया गया। हम लोग जहां बैठे, जिस कार्यालय में काम करें, उस कार्यालय में हरियाणा के भाई यहां आए होंगे और हम 3-4 साल से संपर्क हैं, और जो हम पिछड़े और एससी जातियां वहां दुश्मनी के कगार पर पहुंचा दी थी, आज हम सब एक हैं। जातीय जनगणना का हमें तब फायदा होगा जब हम माइनॉरिटी, एससी, ओबीसी और भाषा भी एक हो जाएगी। उस दिन आप ये समझ लेना कि हमें जातीय जनगणना का फायदा होगा, और जातीय जनगणना के बाद हमारा जो ग्रुप होगा वो देश में 90 और 10 का होगा। जब तक देश मेहनतकश लोगों के हाथ में नहीं होगा, और हम 90 के 90% आदमी मेहनतकश, जो एससी, एसटी, माइनॉरिटी और ओबीसी के लोग हैं, क्या आपने अपने जीवन में कोई आदमी ऐसा देखा जो करके ना खाता हो? आप अपने ऑफिस जाओगे, सबसे मेहनती आदमी इन्हीं में से मिलेगा आपको। सारे दफ्तर में आपकी हिस्सेदारी तो 25% होगी तीनों को मिला के, लेकिन काम आप 90% करते होंगे वहां। जो वे 70%, 75% लोग हैं, उनका काम है अपने अफसर की बीबी के धोरे जाना, उसके चूना लगाना, उसकी साड़ी खरीदवा लाना, उसके बच्चों को स्कूल छोड़वाना। गलत तो नहीं कह रहा मैं। इसलिए अगर इस भारत का, सशक्त भारत का निर्माण करना है, तो सशक्त भारत के निर्माण के लिए सत्ता और प्लानिंग आप लोगों को हिस्सेदारी लेके और अपने हाथों में लेनी होगी, और यही एक माध्यम है। हम जातीय जनगणना करवाएं, जातीय जनगणना की जोरदार मांग उठाएं,
2019 के लोकसभा चुनाव में इनसे हाँ भरवाए और 2021 में जो जनगणना हो, जब वो जनगणना हो जाए तो एक बड़े समूह का निर्माण करे जिसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज एक जगह बैठ के इस देश के निर्माण का निर्णय ले कि ये हमें कैसे चलाना है। सिर्फ नौकरी लेने से भी काम नहीं चलेगा, नौकर बनने से भी काम नहीं चलेगा। देश के निर्माण का अगर रास्ता लेना है, आज इतनी बड़ी साजिश है, 90% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व तो 50% है पार्लियामेंट में, लेकिन वो प्रतिनिधित्व है किसके हाथ में? वो आपका भाई अगर चुन के जाएगा तो काम वो उनके इशारे पे करेगा, नहीं तो क्योंकि जितने पैसे राजनीति में पैसा तंत्र घुसा दिया, जितना पैसा वो खर्च करके गया वो उसकी रिकवरी करे या अपनी बिरादरी का, अपनी वर्ग का संघर्ष करे। इसमें बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें एक मत होने की जरूरत है। हर लोगों को अपने समाज में जाके बताने की जरूरत है। जो जातीय विद्वेष हमारे बीच में बढ़ाया जा रहा, उसको खत्म करने की जरूरत है। अभी हम हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखते हैं, हमारे यहाँ SC में सबसे बड़ी जाति जाटव है और हर राजनीतिक दल जाटव को खत्म करना चाहता है। क्यों? उनके खिलाफ SC के वाल्मीकि में, SC के जुलाहे में नफरत पैदा करता है कि राज्य के, अरे तुम्हारी पार्टी सत्ता में आई, तुम इस वाल्मीकि भाई को बना दो मुख्यमंत्री। तो इस साजिश को भी हमने पर्दाफाश करना पड़ेगा कि जो हमारे वर्गों के अंदर जो संविधान प्रदत्त वर्ग है, उन्हीं के अंदर जो हमारे अंदर जातियां पैदा करवा रहे तनाव, जो बड़ी जातियां हैं, हमसे कम संख्या वाली जातियों को उनके खिलाफ भड़का के और उनको अपना हथियार बना रहे हैं। अगर ये बनते रहे हम हथियार, तो हमारा इस जनगणना से भी कोई फायदा दयाराम जी नहीं होने वाला है। इसलिए जब हम इस मांग को उठाएं, जब हम इस काम पे लगे, तो साथ में हम ये भी करने का काम करें कि जो लगातार राजनीतिक साजिशें हमारे खिलाफ की जा रही है, राजनीतिक द्वेष हमारे अंदर पैदा किया जा रहा, उसका भी हम समाधान साथ के साथ निकालते चलें। अगर इस देश में जातीय जनगणना होगी तो इस देश में एक बड़ा वर्ग भी तैयार होगा, लेकिन बड़ा वर्ग तब तैयार होगा जब नया नेतृत्व तैयार होगा। आज राजनीति की हालत राजशाही से भी ज्यादा खतरनाक है। आज आप कहीं भी भीड़ इकट्ठा करके आपको जबरदस्ती कत्ल करवाया जा सकता है। ये राजनीतिक हालात इस देश के हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जातिगत जनगणना हम करें और जातिगत जनगणना के आधार पर हम अपनी हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बात करें और अपना प्रतिनिधित्व लें। बात ही बात ना करें, उसको लें, उसके लिए संघर्ष करें, उसके लिए सत्ता बदलनी पड़े तो सत्ता को बदलाव लाने का काम करें। और सशक्त भारत का निर्माण तब होगा जब इसकी कमांड कमेरों के हाथ में होगी, काम करने वालों के हाथ में होगी, बहुजन के पास होगी, माइनॉरिटीज के पास होगी। इसलिए इस उद्देश्य को लेकर भी हम लोगों को लगातार काम करना पड़ेगा। समय भी लगभग हो रहा है। जो मेरा समय मुझे बताया गया था आधा घंटा, और मैं ये उम्मीद करता हूं, जब से मैं बामसेब के संपर्क में आया, हमने जातीय तनाव कम करने का प्रण लिया, हमने धार्मिक दूरियां कम करने का प्रण लिया, और जो साजिशें हमारी बहुजन लोगों के खिलाफ होती है उसको भी हमने गांव-गांव और जन-जन पहुंचाने का निर्णय लिया। आप लोगों को मैं विश्वास दिला सकता हूं कि जहां हमारे लोग हैं, हमारे संपर्क में हैं, वे इस काम पे लगे हुए हैं कि हम इस तनाव को कम करें। अभी भी आने वाले समय में हमने गांव-गांव जाके, हरियाणा में 1 महीना हम गांव-गांव पंचायतें कर रहे हैं और अपने बहुजन समाज के लोगों को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इनका हथियार मत बनो। एक कहावत है, बड़ी देसी सी कहावत है हमारे एरिया की,
कि अपना भाई मारे तो छां में तो डाल लेगा। और उस कहावत का ये मतलब है कि अगर हमारा भाई कुर्बल भी होगा तो उससे रहम की उम्मीद की जा सकती है, इनसे रहम की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस मिशन को आप लोग आगे बढ़ा रहे, इस मिशन में आप लोग आगे बढ़ते रहे और जो भी यथासंभव सहयोग हमसे होगा, हम दयाराम जी को, सुरेश द्रविड़ जी को अपने जब भी समाज के कार्यक्रम होते हैं तो उनमें निमंत्रण भी देते हैं, इनको बोलने का, ये बताने का अवसर देते हैं कि किस तरह हमें सामाजिक तौर पे पिछड़े वर्ग के लोगों को संचित होने की जरूरत है। और एक अच्छा काम हमने ये किया, ये दयाराम जी आपसे चर्चा करें तो ये बता सकते हैं कि हमने हिंदू, मुस्लिम और सिख जाट को तीनों को साथ बैठ के अपनी समस्याएं सोल्व करने का काम किया। अगर यही स्थिति देश की हर जाति में पैदा हो जाए, हर धर्म में हमारी जातियां हैं, तो निश्चित रूप से जिस परिवर्तन की हम उम्मीद करते हैं वो परिवर्तन भी आएगा और हम सशक्त भारत के निर्माण में हमारी हिस्सेदारी 90% नहीं 100% होगी। जय भीम, जय छोटूराम, जय मूल निवासी, जय भारत।